ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव में जबरदस्त टक्कर चल रही है और शुरुआत में बीजेपी ने बढ़त बनाई, लेकिन टीआरएस तेजी से आगे बढ़ी। टीआरएस नंबर 1 पर काबिज। बीजेपी शुरुआती बढ़त के बाद हालांकि खिसक कर अब नंबर 3 पर आ गई है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने रुझानों में दूसरा स्थान हासिल किया है। हालांकि अभी देर शाम तक ही नतीजे और साफ स्पष्ट क्लियर हो पाएंगे, लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि ये त्रिकोणीय मुकाबला जो इस बार दिखाई दिया निकाय चुनावों में, वो भी इस वजह से क्योंकि बीजेपी ने अपनी सेंट्रल लीडरशिप की जो ताकत वहां पर झोंकी। गृहमंत्री अमित शाह ने वहां रोड शो किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। तो सवाल ये उठने लगे थे कि बीजेपी किस बड़े मकसद की तरफ निगाहें टिकाए बैठी है, यानी विधानसभा 2023 तेलंगाना में जो चुनाव होंगे उसके लिए एक तरह से ये जमीन को परखने की कोशिश थी, जिसमें काफी हद तक बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सीधे आपको हम ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग पॉइंट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ वहां से मौजूद है। चित्रा, देखिए, नतीजे सुबह से लेकर शाम तक 2-4 बार तस्वीर बदल चुकी है, लेकिन बीजेपी के लिहाज से जो चाहा था उतना अचीव नहीं किया, लेकिन फिर भी तुलना पिछले नतीजों से करें तो काफी कुछ पॉकेट में आ गया है। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने। देखिए, आज के ये जो नतीजे सामने आए हैं, 2023 जो विधानसभा चुनाव है उसके दरवाजे तक पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि जो वो दावा कर रही थी कि मेयर वो खुद का बनाएगी, उसमें वो कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। टीआरएस दफ्तर मेरे ठीक पीछे है, उसकी मैं बाहर मौजूद हूं। आपको बता दें कि अंदर रह रहकर जश्न का माहौल है, भारी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले वहां पर नाच गाने का कार्यक्रम हो रहा था, कार्यकर्ता भी झूम रहे थे और अलग अलग जो सांस्कृतिक मंच के लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे। मैं आपको अंदर लेकर चलूंगी। भी जोश इस वक्त देखने को मिल रहा है। हालांकि फाइनल आंकड़ों के लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता भारी तादाद में, कुछ अंदर हैं, कुछ बाहर की तरफ मौजूद हैं। और ये बिल्कुल किनारे दाहिनी तरफ हमने आपको तस्वीरें भी भेजी हैं इनके नृत्य की। आप देख पा रहे हैं किस तरह से कलाकार अलग अलग हिस्सों के तेलंगाना से आए हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पर अपने ढोल ताशे के साथ यहाँ पर टीआरएस की जीत को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे थे और कार्यकर्ता भी यहाँ पर काफी देर से झूमते हुए, गाते हुए, नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव, क्योंकि देखिए इसके जरिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दरअसल खुद को परखने की कोशिश कर रही थी कि वो तेलंगाना में, हैदराबाद में यहाँ पर कहां आकर खड़ी होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, देखिए असदुद्दीन ओवैसी बनाम बीजेपी की ये पूरी लड़ाई। टीआरएस की चर्चा उस तरीके से हुई नहीं, जबकि टीआरएस ने सबसे ज्यादा 99 सीटें 2016 में जीती थी। लेकिन यहाँ पर मीनाक्षी एक और महत्वपूर्ण बात वो ये है कि दरअसल असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर देकर बीजेपी एक बड़े चेहरे के तौर पर बंगाल में उनको रखना चाहती है, ताकि बंगाल में वो जाकर मुसलमान वोटरों का बंटवारा करें और वहां पर टीएमसी को नुकसान हो और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सके। पीछे की तस्वीरें मेरे साथ कुछ लोग कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जीत रहे हैं आप लोग? बिल्कुल जीते हैं। ये जीत सेक्युलरिज्म की है। ये जितने लोग यहाँ पे आए थे ये सिर्फ तमाशाखोरी लोग थे, आए हैदराबाद की बिरयानी खाए और चले गए। हैदराबाद की मतलब भाग्यनगर का दांव चला गया? नहीं, भाग्यनगर नहीं है, हैदराबाद है। ये 400 साल से हैदराबाद ही रहेगा। बीजेपी ने तो 2016 के मुकाबले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कहाँ पे करा 2016 में? 2016 में सिर्फ 3 सीटें हासिल की थी। हाँ, अब कितना है? अभी तो वो 40 के आसपास दिख रही है। अभी नया है ना, अभी टाइम है 8 बजने को। शाम तक का इंतजार करेंगे। बिल्कुल 4 से बढ़ के नहीं आएंगे। वो लोग सिर्फ रोड शो करके गए हैं, बस रोड शो करे और रोड पे से ही चले गए वो लोग। ऐसा तो नहीं है जल्दबाजी में तो सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है? नहीं, हम लोग अभी पूरा रिजल्ट हमारा तरफ ही है। आप लोग देखते ठहरो। पहले हमारा को बोले कुछ भी हैदराबाद में नया है बोले, हम लोग जो बात के ऊपर है पक्की है। हम लोग बहुत अच्छा मेजॉरिटी से, भारी मेजॉरिटी से हम लोग जीत के है। मेयर आप लोगों का बन रहा है? ये लोकल बॉडी इलेक्शंस है। ये लोकल बॉडी इलेक्शंस है। ये लोकल बॉडी इलेक्शन में सारी दुनिया से, इंडिया से बड़े लोग आए। आप लोग भी मालूम है, पीएम से लेके लास्ट काउंसलर तक इंडिया में पूरा हर होने वाला है। मगर हमारा हैदराबाद के सर सिर्फ केटीआर साहब ही अकेला सिंगल हैंड से उन्हें यहाँ पे लीड करा, हमारा केसीआर साहब के ब्लेसिंग से। केसीआर साहब का ही जादू चल रहा है मैम। 100% इंशाल्लाह मेयर भी हमारा रहेगा, डिप्टी मेयर भी हमारा रहेगा। सुबह चाय वाले का चला था, जो मीडिया बताया था बिरयानी हैदराबाद में शाम में शुरू होती। शाम की रिजल्ट के बाद देखिए आप क्या रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। अपने दिलचस्प ये बातें हैं, सुबह चाय चला लेकिन दोपहर के बाद बिरयानी यहाँ पर चलने लगी, जिस तरह का दावा ये लोग कर रहे हैं। लेकिन अपने आप में मीनाक्षी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जश्न रहकर यहाँ पर हो रहा है। लेकिन शाम तक इंतजार की भी बात ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सिमट जाएगी और किसी का दाव नहीं चलेगा। यहाँ पर सिर्फ केसीआर का जादू चलता है और फिलहाल वो जादू इतनी बड़ी टक्कर के बावजूद इंतजार में से टीआरएस ने भी किया, वो जश्न मनाने के लिए वो थोड़ा इंतजार किया, क्योंकि अब देर शाम होते होते ये इस तरह की तस्वीरें वहां से दिखाई दे रही हैं और कह रहे हैं कि बिरयानी खाने का वक्त तो शाम में ही होता है, तो पार्टी शाम में शुरू होगी। लेकिन फिर भी देर
देर शाम तक, क्योंकि सुबह से ही ये कयास लग रहे थे कि नतीजे बैलेट पेपर से, क्योंकि वोटिंग हुई तो इसलिए काउंटिंग में समय लगेगा। अब देखना यह होगा कि अंत तक आते आते क्या नतीजे यही रहते हैं जो अभी दिख रहे हैं या तस्वीर कुछ और बदलती है। तो हैदराबाद का निकाय चुनाव इस बार देश के मुख्य धारा के मुख्य मुद्दों में भी चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि देश के गृह मंत्री तक वहां पर रोड शो के लिए गए थे। लेकिन आप ये देखिए, निकाय चुनाव के जो नतीजे अब सामने आए हैं, हालांकि अभी ये नतीजे स्पष्ट नहीं हुए हैं क्योंकि देर तक ये काउंटिंग चलेगी, लेकिन पहले नंबर पर टीआरएस दिखाई दे रही है, दूसरे नंबर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसक गई है। हालांकि फिर भी अगर 2016 के निकाय चुनाव के नतीजों से तुलना करें तो उस समय बीजेपी के पास 4 सीटें आई थी, उस लिहाज से अभी का नंबर काफी ज्यादा है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं केसीआर साहब की तस्वीर और तमाम समर्थक कार्यकर्ता यही कहते हुए कि हमारे तो सबसे बड़े जादूगर, सबसे बड़े मैजिशियन वही हैं, जिनकी वजह से एक बार फिर टीआरएस यहां पर तस्वीर में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाई दे रही है। तो जबरदस्त टक्कर यहां पर आपने देखी, लेकिन चुनाव में बड़े बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भाई मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है? नहीं, बिल्कुल हम भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य विपक्ष की जगह ले चुकी है और अगले चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है। और इसके लिए हमारा तो कार्यकर्ताओं का योगदान है, जनता का सपोर्ट है, मगर केसीआर का भी बहुत सपोर्ट है। जिस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं तो वो यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर तेजी से बढ़े। एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। यहां पर शहीद हुए उन बलिदानियों का भव्य स्मारक बना करके इस नगर को एक बार फिर से भाग्य नगर के रूप में बदल करके इसका गौरव बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। जो लोग आज भी निजामशाही के पदचिन्हों का अनुसरण करके यहां के नागरिकों का शोषण कर रहे हैं, यहां के विकास को बाधित कर रहे हैं, यहां पर भ्रष्टाचार फैला करके यहां के आम जन की भावनाओं को रोकने का कार्य कर रहे हैं। जो शख्स जिस शहर को निस्बत हैदर कर्रार से है, उस शहर के नाम को तब्दील करने की बात कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, नाम तब्दील नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर जब कोई ये कह रहा है तो इसका हमको नोट लेना है। जितना इस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का हक है, उतना ही सर पे टोपी पहनकर चेहरे पे सुन्नत पालने वाले का भी है। इस मुल्क पर पगड़ी पहनने वाले ईसाई का भी, सिख का भी है, गले में सलीब लटकाने वाले ईसाई का भी है, पारसी का भी है। ये मुल्क किसी की एक की बाप की जागीर नहीं है। एक टीआरएस और एमआईएम आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। आप ऐसे टॉस कर दो, हेड्स भी आए टेल्स भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेड्स आई विन, टेल्स यू लूज, यही होता है। फ्रेंड्स, प्लीज थिंक अबाउट दिस। व्हाई दिस municipal elections is of national importance. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in Maharashtra. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in Bihar. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in a Muslim locality in Karnataka. If you support OIC here, OIC will become strong in Uttar Pradesh.
And what does OIC mean? Who is OIC? OIC is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. अब किसी एक चेपीदे शोरबे ने कह दिया कि मजलिस के जो सदर हैं वो जिन्ना है। आप ये देखिए कि इलेक्शन बल्दिया का हो रहा है, ना बरखी के बारे में बात, ना लाइट या स्कूल के इंतजाम के बारे में बात। अगर इन तमाम लोगों को कोई मर्द नजर आता है तो असदुद्दीन ओवैसी नजर आता है। Every single illegal person inside the country will be removed out. There is no doubt about it. Let OIC not live in his Disneyland, dreamland. Every single illegal Rohingya that he tries to protect, we will throw all of them out. చెప్తున్నా సున్నా అక్బరుద్దీన్ एक बार बीजेपी का गवर्नमेंट आंदे तेरे को, तेरे भाई को, तेरा पूरे MIM पार्टी को मेरे जूते के पास लगा दो, मेरे जूते के नीचे लगा दो, समझा? एक बार बीजेपी का गवर्नमेंट तेलंगाना में आंदे तेरी जिंदगी भर मेरी जूती के नीचे गुजरता। इस रैबिड इस्लामिज्म MIM को वोट देना नेशन के इंटरेस्ट में नहीं है। MIM रोहिंग्याओं के नामों को डाल रही, अब तो अफगानियों का भी जिक्र हो गया माशाल्लाह। माने हम जो है रोहिंग्या के नाम आ गए, अफगानी आ गए, पाकिस्तानी आ गए। अरे कहां ये बात साफ जाहिर कर रही है कि बीजेपी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुकी है, बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और बीजेपी इस बल्दिया के इलेक्शन में अपनी शिकस्त को तस्लीम कर चुकी है इंशाअल्लाह। मेरे आने के पहले ये कहा गया कि गली के चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है। नाउ यू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी, you understand the mentality of the leader. It is a disrespect to the electorate of Hyderabad. That is what we have to understand. In democracy, Hyderabad गली है और अगर आपको दिखती है तो आपको दिखे। हम आपके भ्रष्टाचार को नस्तो नाबूद करने के लिए हर जगह जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए और उसको लड़ाई लड़ेंगे और फ्रंट से लड़ेंगे। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, दे आर ऑल वन। एक ही लक्ष्य है सबका, भ्रष्टाचार। एक ही लक्ष्य है, वायदे करो भुला दो। एक ही लक्ष्य है, अपने परिवार को बढ़ाओ। बताइए ये सारी पार्टियां परिवार को बढ़ा रही हैं कि नहीं बढ़ा रही हैं? एक परिवारवाद का जाल बिछ रहा है कि नहीं बिछ रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इससे बाहर और अछूती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो लोगों की पार्टी है और लोगों से निकल करके आगे बढ़ने वाले एक साधारण परिवार से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बन सकते हैं। लीडर जो होता है वो राजा नहीं होता, लीडर कस्टोडियन होता है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, और एक तरफ ये हैं जो भ्रष्टाचार के माध्यम से प्रदेश को एक जिसको बोलते हैं डेट में डालने का काम करने का काम पकड़ा हुआ है। ये हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं, हैदराबाद की तस्वीर बदलनी है कि नहीं बदलनी है? हैदराबाद की चमक में आपको ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? मेट्रो दिखता है कि नहीं दिखता है? फुल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला कि नहीं मिला? अभी तक के रुझानों में टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और ऐसे में जब टीआरएस के नेता से हमने बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। काफी गहमा गहमी का, काफी हीटेड था चुनाव प्रचार। उसके बाद से अभी आज वोटिंग काउंटिंग का दिन है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपके? जी, हमारे तो पहले से जो कहना था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीआरएस पार्टी होगी, जरूर वही निकल के आएगा। सारे एग्जिट पोल भी यही बताते हैं। हमारे कार्यकर्ता जो उन्होंने ग्राउंड में काम किया है उनसे फीडबैक भी जो मिल रहा है यही मिल रहा है। तो जाहिर है आज इलेक्शन, आज रिजल्ट का दिन है, अच्छा दिन टीआरएस के लिए होगा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से काम टीआरएस पार्टी ने किया है पिछले 4-5 सालों में, उसने लोगों ने उसको देखा है। सो इलेक्शन के टाइम पे, कैंपेन के टाइम में हजार बातें कही जाती है, लेकिन काम ज्यादा लोग देखते हैं। और आज लोग मुझे लगता है डेवलपमेंट के बारे में बात
ज्यादा करना चाहते हैं। बीजेपी ने तो डेवलपमेंट के बारे में एक भी बात नहीं बोला। बीजेपी ने कभी भी ये नहीं बोला कि हैदराबाद के बारे में वो क्या करेंगे, पर टीआरएस को लोग जानते हैं। टीआरएस तो हमेशा ही हैदराबाद के बारे में सोचती है, तो इसीलिए लोग टीआरएस के साथ खड़े, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए मैम, भाग्यनगर की बात हुई, जिन्ना की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, आपको लगता है उसका कोई असर वोटर्स पे नहीं पड़ेगा? देखिए, नाम बदल से कुछ नहीं होगा, तरीका बदलना होगा, काम करने का ढंग बदलना होगा, काम करने के जो प्रायोरिटीज है उसको बदलने होंगे। और टीआरएस पार्टी तो ये सब बदल चुका है ऑलरेडी और काम अच्छे तरीके से कर रही है। तो लोगों को ये जो आर्गुमेंट बीजेपी ने बताया, मुझे लगता है वो समझ में नहीं आया। मेरा पूरा मानना है चंद घंटे हमें इंतजार कर लेना चाहिए, पर मुझे लगता है फिर भी टीआरएस विल एमर्ज एज अ लार्जेस्ट पार्टी इन दिस इलेक्शन। इस इलेक्शन के बाद हम मान सकते हैं, पार्टी चीफ और चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला था कि वो एक ऑल अपोजिशन की मीटिंग करेंगे, तो ये इलेक्शन का रिजल्ट फेवरेबल अगर आप लोगों के लिए होता तो उस दिशा में और ज्यादा आप लोग एफर्ट के साथ बढ़ेंगे? जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो वो बाद में ही अगेन से व्हाट ही हैज इन हिज माइंड। पार्टी डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आज पूरे ही देश में एक तो माहौल ऐसा है कि इन सारी चीजों पर डिस्कशन होना चाहिए। जो फार्मर्स की एजिटेशन अभी दिल्ली में चल रही है, इसके बारे में बात होनी चाहिए, एग्रीकल्चर बिल्स के बारे में बात होनी चाहिए, नेशन के डेवलपमेंट के बारे में बात होनी चाहिए। जितने बड़े बड़े प्रोमिसेस बीजेपी ने किए थे नेशनल लेवल पे, जो वापस कभी उन्होंने उसके ऊपर डिलीवर नहीं किया, इन सारी बातों में भी चर्चा होनी चाहिए। ऐसे सिर्फ टीआरएस पार्टी को ही नहीं, सभी को लगता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बनेगा, आएगा, और जब हमारी पार्टी की तरफ से डिसीजन लिया जाएगा तब बताया जाएगा। तो ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव में जबरदस्त टक्कर चल रही है और वहां से आपको पल पल का अपडेट हम दे रहे हैं। हालांकि शुरुआत में बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन टीआरएस तेजी से आगे बढ़ गई और नंबर 1 पर टीआरएस इस वक्त काबिज है। शुरुआती बढ़त के बाद लेकिन बीजेपी पहुंच गई है नंबर 3 पर, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने रुझानों में दूसरा स्थान हासिल किया है। हालांकि स्ट्राइक रेट के हिसाब से अगर बात करें तो ओवैसी की पार्टी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती दिखाई देती है, क्योंकि कम सीटों पर चुनाव लड़के ज्यादा सीटें अभी रुझान के हिसाब से दिखाई दे रही हैं। लेकिन टीआरएस की भी ताकत देखिए सिमटी है। पिछले चुनाव में 2016 में 99 सीटें हासिल की थी, जो अभी आपको दिखाई दे रही है 70 पर। हालांकि एक अंदरूनी राजनीति का शिकार जो टीआरएस हुई, और दूसरी तरफ जिस तरह से हैदराबाद शहर बाढ़ में डूबा, उसने एक नेगेटिव जरूर प्ले किया। यहाँ पर एक नाराजगी जनता के भीतर थी, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा सीटें जो है वो टीआरएस के ही पास जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और यही पार्टी कार्यकर्ता जो इस वक्त जश्न मना रहे हैं, उनका भी कहना था कि हमारे सबसे बड़े जो लीडर हैं, जो सबसे बड़े जादूगर हैं, उनका जादू चल गया और बिरयानी पार्टी शुरू होगी देर शाम, क्योंकि ये तमाम मसले ऐसे थे जो छाए रहे चुनावी बयानबाजियों में भी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के नतीजे, लेकिन चाहे जो भी हो, प्रचार युद्ध के लिए इसको याद रखा जाएगा। जिस अंदाज में बीजेपी ने प्रदर्शन किया, आक्रामक अंदाज में, उसे कहीं ये नहीं लगा कि ये एक स्थानीय निकाय चुनाव है। ये हैदराबाद का भाग्य लक्ष्मी मंदिर है। चार मीनार से बिल्कुल सटा ये मंदिर अब तक देश की निगाहों में नहीं था। चुनाव प्रचार में अमित शाह यहाँ आए और ये मंदिर हैदराबाद की हद से बाहर भी मशहूर हो गया। अमित शाह न सिर्फ यहाँ आए बल्कि रोड शो भी किया और विपक्ष पर जोरदार हमला भी। हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। रुझानों की मौजूदा बिसात बता रही है कि चुनावी भाग्य किसी भी करवट बैठ सकता है। नतीजे चाहे जो भी रहे, लेकिन ये चुनाव जुबानी जंग के लिए याद रखा जाएगा। याद रखा जाएगा कि किस तरह प्रचार में योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदलने का ऐलान कर घमासान बढ़ा दिया था। इस नगर को एक बार फिर से भाग्य नगर के रूप में बदल करके इसका जो लोग आज भी निजामशाही के
रहे हैं, यहां के विकास को बाधित कर रहे हैं, यहां पर भ्रष्टाचार फैला करके यहां के आम जन की भावनाओं को रोकने का कार्य कर रहे हैं। जो शख्स जिस शहर को निस्बत हैदर कर्रार से है, उस शहर के नाम को तब्दील करने की बात कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। यूं तो ये जंग लोकल थी, लेकिन प्रचार कितना वोकल था ये भी आपने देखा। इस चुनाव में बिरयानी पर भी बवाल हुआ तो जिन्ना का भी सवाल उठा। You vote for OIC here, OIC becomes strong in Bihar. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in a Muslim locality in Karnataka. If you support OIC here, OIC will become strong in Uttar Pradesh. And what does OIC mean? Who is OIC? OIC is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. अब किसी एक चेपीदे शोरबे ने कह दिया कि मजलिस के जो सदर हैं वो जिन्ना है। आप ये देखिए कि इलेक्शन बल्दिया का हो रहा है, ना बरखी के बारे में बात, ना लाइट या स्कूल का इंतजाम के बारे में बात। अगर इन तमाम लोगों को कोई मर्द नजर आता है तो असदुद्दीन ओवैसी नजर आता है। बीजेपी ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में अपनी पूरी पलटन उतारी। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ के साथ साथ खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रचार में उतरे। किसी ने प्रश्न उठाया कि भारतीय जनता पार्टी का नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉरपोरेशन के चुनाव में आ रहा है। मित्रों, पार्टी को और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, पार्टी के विकासवाद के नारे के लिए जहां भी जाना पड़ेगा हम जाने के लिए तैयार हैं और विकास को ले जाने के लिए तैयार हैं। अब देखना है कि इस प्रचार युद्ध का असर क्या होता है, नतीजे क्या होते हैं। आशीष पांडे के साथ चित्रा त्रिपाठी, हैदराबाद, आज तक। दरअसल बीजेपी के हौसले बुलंद हुए जब उन्होंने दुबक्का सीट का उपचुनाव जीता और उसके बाद बीजेपी को ऐसा लगा कि अब यहां पर इस निकाय चुनाव के जरिए 2023 की लड़ाई का स्वरूप क्या हो सकता है, उस दिशा में कदम बढ़ाए जाएं। और नतीजे कम से कम अगर आप कंपेयर करें 2016 के निकाय चुनाव से अभी तक की जो तस्वीर दिखाई देती है, यकीनन बीजेपी के पास खुश होने की तमाम वजह है। इनका इंतजार तो रहेगा नतीजों का, लेकिन इस बीच जब रुझानों में टीआरएस आगे है, लेकिन पिछले चुनाव के कंपैरिजन की तस्वीर बीजेपी के लिए क्या कहती है, देखिए। जिस चुनाव को बीजेपी ने साख का सवाल बना लिया, जिस जंग में उसने पूरी ताकत झोंक दी, जिस दंगल में तमाम दिग्गज उतार दिए गए, उसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। बीजेपी के लिए रुझानों में अच्छी खबर आ रही है। उसकी ताकत तो बड़ी है, लेकिन मंजिल का ठिकाना नहीं। क्योंकि बैलेट पेपर से ये पूरे के पूरे चुनाव हुए, ईवीएम का कहीं रोल नहीं रहा, तो थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गजों के जरिए जिस तरह की ताकत झोंकी थी, उस तरह उससे माना जा रहा था कि बीजेपी पहले के मुकाबले इस बार काफी ज्यादा अच्छा कर सकती है। कहां 3 सीटें 2016 की और कहां 2019 में आते आते 4 लोकसभा चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत लेती है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो नगर निगम है, ये 4 जिलों की 24 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करता है और 5 लोकसभा सीटें यहां पर आती हैं। तो इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्या निजामों के शहर की सियासी फिजा बदलने जा रही है? ये तो तय है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे नाटकीय होने जा रहे हैं। बीजेपी की सीटों का आंकड़ा चाहे जो रहे, उसका प्रदर्शन पहले से काफी बेहतर होता दिख रहा है। इस शहर में बीजेपी के समर्थन में बुलंद होती ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनाई दी गई। जब 2% मुस्लिम नहीं था, उस समय यहाँ जबरदस्ती उर्दू भाषा को यहाँ आम जनता के ऊपर ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था निजाम नवाब ने। जब यहाँ 20% नहीं है, जबरदस्ती हरा झंडा को यहाँ इस्लामिक राष्ट्रवाद को जबरदस्ती हैदराबाद के ऊपर जो ट्राई कर रहे हैं, इसके खिलाफ आम जनता का खिलाफ था। इसीलिए यहाँ भगवा झंडा के लिए आम जनता भगवा झंडा पकड़ी है। रुझानों से तो यही लग रहा है कि नतीजे उथल पुथल भरे हो सकते हैं। पिछले चुनावों के नतीजों पर गौर करें तो रुझानों में छिपा संदेश भी आप आसानी से समझ पाएंगे। टीआरएस 99, AIMIM 44, बीजेपी 4, कांग्रेस 2, टीडीपी 1, कुल सीटें 150।
रुझानों को 2016 के नतीजों के आईने में देखे तो साफ है कि 4 सीटों वाली पार्टी बीजेपी की रफ्तार बेहद तेज है और टीआरएस भी बहुमत के रास्ते में है। ओवैसी कहां पर जाकर ठहरते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। निजामी तहजीब वाले इस शहर में नई सियासत दस्तक दे रही है। बिरयानी के लिए मशहूर इस शहर का राजनीतिक मिजाज बदल रहा है। कितना बदलेगा, ये नतीजे तय कर देंगे। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक। तेलंगाना में बीजेपी कभी बड़ी पार्टी नहीं रही, लेकिन जब दुब्बाक उपचुनाव में बीजेपी ने सेंध लगाई, क्योंकि ये दरअसल मुख्यमंत्री का एक गढ़ माना जाता है और ऐसे में बीजेपी के हौसले और बुलंद हुए। लेकिन अब नजर है 2023 के विधानसभा चुनाव पर और इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि ये राष्ट्रवाद की जीत है। देश में अब राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद हो रहा है और हैदराबाद की जीत राष्ट्रवाद की जीत है, वहां के लोगों की जीत है। और मेरा मानना है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, वंशवाद के खिलाफ था, वो राष्ट्रवाद के पक्ष में था और रिजल्ट भी आज राष्ट्रवाद के पक्ष में आ रहा है। वहां का चुनाव राष्ट्रवाद की जीत है। देखिए, मेरा मानना है रिजल्ट तो फाइनल आएगा, लेकिन जो भी आएगा राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद रहेगा वहां के लोगों। तो राष्ट्रवाद की जीत यहां पर केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, लेकिन आपको सीधे ग्राउंड पर ले चलते हैं। चित्रा त्रिपाठी आ गई हैं हमारे साथ। चित्रा, तस्वीरें तो आप दिखाइएगा कि आप कहां किस खेमे में जश्न की क्या सूरत दिखाई देती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता चित्रा, बीजेपी ने कम से कम एक साइकोलॉजिकल वॉर तो जरूर जीत लिया है। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने। देखिए, ये महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने एक बार ये ऐसा लगा सुबह से जब काउंटिंग शुरू हुई दोपहर तक, ये हो सकता है बीजेपी ने जिस तरह का पूरा जोर लगाया हो वो बाजी यहाँ की पलट सकती थी। ऐसा नहीं था क्योंकि उसकी ओर से जिस तरह की कोशिशें की गई, यकीनन आप सीधे 3 सीटों से 4 सीटों से अगर इतनी सीटों पर बढ़त बनाए रहते हो तो वो एक बड़ी कामयाबी है जिसमें बीजेपी कामयाब भी रही। और देखिए, बीजेपी दरअसल ये लोकल चुनाव थे, लेकिन इसके जरिए वो बड़ा मैसेज दक्षिण भारत के अपने दरवाजे खोलना चाहती थी, कर्नाटक के अलावा। लेकिन मैं आपको बता दूं, टीआरएस के दफ्तर के बाहर मेरी मौजूदगी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से पार्टी की महिला कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। नेताजी का इंतजार किया जा रहा है। एक के बाद एक तमाम बड़े नेता यहाँ पर आते हुए चले जा रहे हैं, जिनके वेलकम के लिए ये महिलाएं खड़ी हुई हैं और अंदर भी जोश, उत्साह, उमंग अपने आप में देखने को मिल रहा है। और ये उमंग इसलिए और ज्यादा हो गया है क्योंकि एक बार इस पार्टी के कार्यकर्ता टीआरएस के थोड़ा डर गए थे। दोपहर तक ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर नहीं बन जाए। इसी वजह से शाम होते होते तस्वीर जब थोड़ी उलट हुई है तो कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी आई और वही खुशी फिलहाल इस वक्त हम देख पा रहे हैं। अंदर जश्न का माहौल है, गाने बजाए जा रहे हैं और वहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, दरअसल बीजेपी हैदराबाद से पूरे देश में और खासतौर से पश्चिम बंगाल में ये संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि बीजेपी को हल्के में लेने की कोशिश चाहे बड़े चुनाव हो चाहे छोटे चुनाव हो उसमें कोई भी नेता नहीं करे। और इसी वजह से शायद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनका ये कहना होता है कि दरअसल गली कूचों की सफाई अगर अच्छी की गई होती तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन जनता यहाँ की त्रस्त है और इसी वजह से हम आए हैं ताकि हैदराबाद की सूरत बदल सके। अमित शाह यहाँ पर आकर देश के गृह मंत्री बहुत बड़ा आइडिया बनाने की मौजूद थी। जब आप लोगों के चित्रा जब आप लोगों के बीच वहाँ जा रही थी, जब आप लोगों के बीच चित्रा जा रही थी, आज शाम तक हो सकता है तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाए, लेकिन मुकाबला यकीनन 2016 के मुकाबले इस बार कड़ा रहा और बीजेपी ने अच्छी टक्कर दी। चित्रा, जब आप लोगों के बीच पहुंच रही थी और लोगों के रिएक्शंस ले रही थी, देखिए एक फैक्टर यहां पर यह भी है कि बेशक इतने बड़े स्टार कैंपेनर वहां पर उतरे जो केंद्र से आए, उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, गृह मंत्री का रोड शो हुआ, लेकिन वोटिंग तो 46% हुई, सिर्फ 46%। देखिए, जहां तक मैं आपका सवाल समझ पाई हूं, क्योंकि अंदर से बहुत जोर से गाने की आवाज आ रही है, वोटिंग प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं रहा था, 46 के आसपास ही, लेकिन जिस तरह की पूरी ताकत झोंकी गई और उसके साथ ही देखिए यहाँ पर मुस्लिम तकरीबन 32% के आसपास है हैदराबाद में और 60% से ज्यादा हिंदू वोटर्स की तादाद है। और यकीनन बीजेपी जब उनकी भावनाओं को लेकर आगे बढ़ती है तो वो एक अलग स्थिति होती है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी जरूर इसमें कहीं ना कहीं कामयाब रही। यहाँ तक करिएगा।